बच्चों, आप लोगों के प्यार और विश्वास के कारण हम शुरुआत कर रहे हैं आज क्लास 9 भूगोल का पार्ट 3 यानी कि चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है अपवाह यानी कि ड्रेनेज। ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे समझेंगे, नोट करेंगे और भूगोल पर अपनी कमांड को दुरुस्त करेंगे। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पार्ट 3, जिस पाठ का नाम है अपवाह यानी कि ड्रेनेज। तो ज़्यादा अच्छा यही होगा कि हम चलते हैं इस चैप्टर के कंटेंट की तरफ। ध्यान से एक एक चीज़ों को समझना है। हमने लिखा है अपवाह शब्द किसी एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आए, जैसे कि बराबर देखा गया है 1 मार्क्स में आता है, जो अपवाह क्या होता है, तो बोलना है अपवाह शब्द किसी एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहा जाता है। यहाँ 2 टाइप का क्वेश्चन बना। पहला, अपवाह क्या है? हमने बोला अपवाह शब्द किसी एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। और दूसरा क्वेश्चन, अपवाह द्रोणी क्या होता है? तो लिखना है एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके ध्यान से देखिएगा हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है मानचित्र को देखने पर ज्ञात होता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। हमने बोला मानचित्र को देखने पर ज्ञात होता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। यहाँ तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना, जो जल विभाजक किसे कहते हैं? हमने बोला जो 2 अपवाह द्रोणियां को पर्वत या उच्च भूमि एक दूसरे से अलग करती है। तो इस प्रकार की उच्च भूमि को जो 2 अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है जल विभाजक कहा जाता है। चलते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये क्वेश्चन ना सिर्फ क्लास 9 के बच्चे के लिए बल्कि जितने भी व्यूअर्स मेरे कॉम्पिटिटिव पर्पस से भूगोल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। जहाँ याद रखना है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं भारत में अपवाह तंत्र, मतलब इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। हमने हेडिंग दिया भारत में अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। अंडरलाइन करके हमने लिखा भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य रूप से भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य रूप से भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य श्रेणियों में
रखा गया है। पहली बात तो मैंने बोला ये याद रखना है, जो भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य रूप से भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर यानी कि भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य श्रेणियों में रखा गया है। पहला हिमालय की नदियां तथा दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य श्रेणियों में रखा गया है। पहला हिमालय की नदियां तथा दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। पैराग्राफ चेंज करके हमने लिखा है, भारत के दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण, भारत के दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से अलग है। भारत के दो प्रमुख क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से अलग है। हिमालय की अधिकांश नदियां 12मासी नदियां होती हैं। हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियां 12मासी नदियां होती हैं। 12मासी मतलब ऐसी नदियां जिसमें पूरा साल यानी कि 12 महीने पानी रहता है, उसको 12मासी नदियां कहते हैं। तो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उसमें 12 महीने यानी कि पूरे साल हमेशा पानी रहती है, इसीलिए उसको 12मासी नदियां भी कहा जाता है। इनमें सालों भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अलावा ऊंची पर्वतों से पिघलने वाले हिम यानी कि बर्फ द्वारा भी जल प्राप्त होता है। क्वेश्चन आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, जो हिमालय से बहने वाली नदियां 12मासी क्यों होती? सिंपल आंसर लिखना है, जो हिमालय से बहने वाली नदियों में सालों भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अलावा ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम यानी कि बर्फ द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो प्रमुख नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। हिमालय की दो प्रमुख नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। क्वेश्चन आ सकता है, जो हिमालय के उत्तरी भाग से निकलने वाले दो प्रमुख नदियों का नाम बताओ। क्या क्या बोलोगे? सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। आगे हमने लिखा है, इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया है। इन नदियों मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्जों यानी कि कंदराओं गुफाओं का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उद्गम स्थल से लेकर समुद्र तक लंबे मार्ग को तय करती है। हिमालय की नदियां अपने उद्गम स्थल यानी कि जहां से वो निकली है, उद्गम स्थल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहां से वो नदियां निकली है, और समुद्र तक लंबे मार्ग को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है, मतलब इधर उधर की चीजों को काटती छांटती, एवं अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट या तथा बालू को बहाकर लाती है। ये नदियां मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने मार्ग के ऊपरी भागों में
तीव्र अपरदन क्रिया करती है एवं अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट तथा बालू को बहाकर लाती है। मध्य तथा निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियां बनाती है। मध्य तथा निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियां बनाती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। ये मतलब कौन सी नदियां? हिमालय से निकलने वाली नदियां पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, मतलब सीजनल होती है। बारिश होगी तो पानी आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी यानी कि सीजनल होती है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर होता है। शुष्क मौसम में, मतलब गर्मी के मौसम में, बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। शुष्क मौसम यानी कि गर्मी के मौसम में बड़ी बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय नदियां की लंबाई कम, हिमालय की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। हिमालय की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है। फिर भी इनमें से कुछ प्रायद्वीपीय नदियां केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। फिर भी इनमें से कुछ नदियां केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिम घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे डिस्कशन करते हैं। धन्यवाद। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløven som om hverdag var en lørdag. Så mange